नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गालीबाज का कोड 001। 4 दिन तक नोएडा पुलिस को गच्चा देने वाला गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आखिरकार गिरफ्तार हो गया। आज नोएडा पुलिस ने त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया। अब गिरफ्त में आने के बाद इस गालीबाज नेता को महिला के साथ की गई बदसलूकी पर अफसोस है, लेकिन आरोपी नोएडा से महज 75 किलोमीटर दूर छिपा हुआ था और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में 4 दिन का वक्त लग गया। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब तो पुलिस ने भी नहीं दिया, लेकिन गालीबाज का कोड 001 जरूर डिकोड कर दिया। तो क्या है ये कोड 001? देखिए इस रिपोर्ट में। किसने दिया शरण? कौन स्वामी? 4 दिन तक पुलिस की नाकामी। मदद करो। 75 किलोमीटर की दूरी, 96 घंटे की मजबूरी। कैसे हुई त्यागी की तलाश पूरी? गालीबाज नेता की फरारी, मिनट टू मिनट पूरी जानकारी। दिल्ली टू मेरठ वाया ऋषिकेश, फरारी का प्लान सुपर सीक्रेट। गालीबाज का कोड 001। अगर पाएगी तो चले यहाँ। पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। कुछ यही हाल श्रीकांत त्यागी का दिखा। 4 दिन की फरारी के बाद जब पुलिस ने इस नेता को गिरफ्तार किया और कमिश्नर ऑफिस में लाया गया, तो पुलिस वाले के बीच ऐसे तनकर खड़ा था मानो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। रौब में कोई कमी नहीं थी। 5 अगस्त को जो शख्स महिला के साथ बदसलूकी कर रहा था, गालियां दे रहा था, जिसकी जुबान एक महिला को शर्मसार कर रही थी, इस बार वो खामोश जरूर था, लेकिन अकड़ कम नहीं हुई थी। देख लीजिए, यही वो श्रीकांत त्यागी है जिसे आपने नोएडा के पौष इलाके के साइंस सोसाइटी में बदसलूकी करते हुए देखा था। बीते 4 दिन से यही नाम सुर्खियों में बना हुआ था, जिसकी तलाश में नोएडा पुलिस की दर्जन भर टीमें 3 राज्यों में खाक छान रही थी, जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आखिरकार वो श्रीकांत त्यागी फरारी के 4 दिन बाद गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तारी हुई नोएडा से करीब 75 किलोमीटर दूर मेरठ के कंकर खेड़ा थाना इलाके से। आखिरकार नोएडा का कथित बीजेपी नेता और गालीबाज श्रीकांत त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के कंकर खेड़ा थाना इलाके में, और जो जानकारी मिल रही है कि नोएडा पुलिस और जो एसटीएफ है उसके जॉइंट ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसी मेरठ के कंकर खेड़ा थाना इलाके में श्रद्धापुरी जो कॉलोनी पड़ती है, वहाँ से एक घर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पिछले 4 दिनों से लगातार नोएडा पुलिस इसकी जगह जगह तलाश कर रही थी और इसके बारे में लगातार सूचनाएं नोएडा पुलिस को मिल रही थी, क्योंकि ये लगातार लोकेशन बदल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस की कुछ टीमें उत्तराखंड में भी थी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी थी। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गई थी। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद महेश शर्मा जब सोसाइटी में पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे थे, तब उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। उस वक्त गुस्से में आए सांसद जी ने किसी को कॉल किया था और फटकार लगाई थी। हम
गिरीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज़्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मामला तूल पकड़ चुका था। यूपी पुलिस हरकत में आई और फरार श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए दर्जन भर टीम बनाई गई। पहले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 8 टीम का गठन किया था, लेकिन जैसे जैसे श्रीकांत त्यागी पुलिस को चकमा देता गया, उसकी तलाश में दर्जन भर टीम को लगाया गया। आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। अब जब गालीबाज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है, तो इसकी 4 दिन की फरारी की इनसाइड स्टोरी भी सामने आई है। बकौल पुलिस, शुक्रवार यानी 5 अगस्त को महिला के साथ बदसलूकी करने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ, तो श्रीकांत त्यागी पहले एयरपोर्ट जाकर भागने के फिराक में था, लेकिन तब तक बदसलूकी और गाली गलौज का वीडियो इतना वायरल हो गया, इसने एयरपोर्ट के साथ भागने का प्लान कैंसिल कर दिया और कार के जरिए मेरठ पहुंच गया। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहाँ से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहाँ से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहाँ से संडे को वापस यूपी में एंटर किए। श्रीकांत त्यागी ने शुक्रवार यानी 5 अगस्त को पहले दिल्ली एयरपोर्ट जाकर भागने का प्लान बनाया, लेकिन वीडियो वायरल होने की वजह से उसे कैंसिल किया। इसके बाद वो मेरठ गया, मेरठ से फिर मुजफ्फरनगर निकल गया, इसके बाद हरिद्वार का रुख किया और फिर पहुंच गया ऋषिकेश। क्योंकि श्रीकांत त्यागी अच्छे से जानता था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए लगातार न सिर्फ ठिकाने बदलता रहा, बल्कि गाड़ी और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी उसने बदले। यही वजह थी कि जब नोएडा पुलिस को श्रीकांत के ऋषिकेश में होने की लोकेशन मिली और पुलिस ने दबिश दी, तो त्यागी पुलिस से पहले ही निकल चुका था। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया, बल्कि जगह स्थान बार बार बदला, व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। को भी जानता हूँ को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। 2 बोरी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। 5 अगस्त को करीब दोपहर 4 बजे ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और श्रीकांत त्यागी फरार हो गया। लेकिन वो जानता था कि एक चूक उसकी गिरफ्तारी की वजह बन सकती है, इसलिए फरारी के दौरान श्रीकांत त्यागी हर सावधानी बरत रहा था। वो जानता था कि पुलिस उसकी कॉल ट्रेस करेगी, इसलिए फरारी के दौरान श्रीकांत त्यागी ने अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा अपने मोबाइल नंबर से कॉल नहीं की, फरारी में अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, लगातार लोकेशन बदलता रहा श्रीकांत, अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, सीसीटीवी कैमरों से बचने की कोशिश। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था, समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया। लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही।
कानून की गिरफ्त से खुद को बचाने के लिए श्रीकांत त्यागी ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन उसका दाव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब उसने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अपनी पत्नी और वकील से संपर्क करने की कोशिश की। श्रीकांत त्यागी अपनी पत्नी और वकील के संपर्क में था। पुलिस लगातार कॉल डिटेल के जरिए और लोकेशन के जरिए नजर बनाए हुए थी। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी से लगातार बातचीत कर रहा था कि आखिर उसे कब और कहां पर सरेंडर करना है। पुलिस यही वजह है कि आज सुबह ही तड़के 5 बजे श्रीकांत त्यागी की पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और लगातार उसे ग्रिल किया जाना शुरू किया। जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने इस बात को भी कबूल लिया कि श्रीकांत त्यागी मेरठ तक आ पहुंचा है और अपने रिश्तेदार के घर में छिपा बैठा है। और यही पुलिस को मौका मिला क्योंकि पुलिस ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और फोन ट्रैकिंग के जरिए उस पर नजर बनाई हुई थी। पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है, उस घर जहां पर वो रुका था, और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि सबसे कमजोर कड़ी अगर इस पूरे मामले में श्रीकांत त्यागी की मानी जाए तो अपनी पत्नी और वकील से संपर्क रखना उसे भारी पड़ गया, क्योंकि वो लगातार गाड़ियों की अदला बदली कर रहा था, फोन को बदल रहा था, नंबर को बदल रहा था, जिससे कि पुलिस को वो चकमा दे सके। इस बिना पर पुलिस को पता चला कि श्रीकांत त्यागी मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके में मौजूद है, जिसके बाद नोएडा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दबिश दी और श्रीकांत त्यागी उसके 3 साथियों के साथ श्रद्धापुरी कॉलोनी में मौजूद था। इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे। नोएडा पुलिस टीम ने जिन 3 और लोगों को गिरफ्तार किया उनमें राहुल नाम का शख्स श्रीकांत त्यागी का ड्राइवर था, जबकि संजय और नकुल त्यागी दोनों श्रीकांत के दोस्त बताए जाते हैं। जिस वक्त गिरफ्तारी हुई तीनों श्रीकांत के साथ थे। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के फरारी के दौरान ही गौतम बुद्ध नगर के याकूबपुर से कार बरामद की थी। फॉर्च्यूनर कार पर विधायक का स्टिकर और बीजेपी का झंडा लगा था। दावा है कि इसी कार से श्रीकांत त्यागी फरार हुआ था और बाद में कार को याकूबपुर छोड़कर दूसरी कार से आगे निकल गया। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने श्रीकांत के करीब 5 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है, जिनका एक खास नंबर था 001। बकौल पुलिस इस नंबर के लिए श्रीकांत ने बड़ी कीमत चुकाई थी। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। लग्जरी लाइफ जीना, लोगों के बीच रौब दिखाना श्रीकांत त्यागी का यही शौक था, जो उस पर भारी पड़ गया। वरना एक महिला के साथ यूं बदसलूकी करने के बाद उसे 4 दिन फरारी ना काटनी पड़ती। पति को भी जानता हूँ, को मैं समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू 2 बोरी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। गिरफ्तारी के बाद जब नोएडा पुलिस ने आरोपी श्रीकांत को कोर्ट में पेश किया और उससे सवाल किया तो उसका कहना था कि गुस्से में महिला के साथ बदसलूकी हुई, जिसका उसे अफसोस है। अफसोस है कुछ? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी जी। भाषा का इस्तेमाल। अफसोस है कुछ? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी जी। भाषा का इस्तेमाल। अफसोस है कुछ? हाँ अफसोस है जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी जी। भाषा का इस्तेमाल। गालीबाज त्यागी अब भले ही अफसोस जताए, लेकिन जो गुनाह उसने किया उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी।
क्योंकि नोएडा पुलिस अब त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर रही है, जिससे यकीनन श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ेंगी। गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं, उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में पेश किया, लेकिन अदालत से रिमांड नहीं मांगी है। ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस श्रीकांत को ढूंढ रही थी, एकाएक उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कोर्ट लाया गया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने कोई रिमांड नहीं मांगी, वजह साफ थी क्योंकि जो धाराएं उस पर लगी है, गैंगस्टर एक्ट, रिकवरी क्या करना है, ये पुलिस ने साफ किया था। क्योंकि जिस तरीके का पूरा प्रकरण रहा है, क्योंकि 354 पहले उस पर लगी थी, जिसके बाद एकाएक जो तस्वीर बदलती गई, धाराएं ऐड हुई, उसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस उसको लगातार छापेमारी कर रही थी, ढूंढ रही थी, एकाएक आज उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ये साफ होता है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके कोर्ट लाती है और कोर्ट में जिस तरीके की दलील दी जाती है कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी चाहिए, यानी न्यायिक हिरासत चाहिए, कोई रिमांड नहीं चाहिए, और यही भी हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने तय किया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। ये माना जा रहा है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा है, उस घटनाक्रम की जो तफ्तीश है, उसमें पुलिस अपना पूरा जाँच करेगी। लेकिन अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि श्रीकांत अब जेल में है। इस केस में श्रीकांत त्यागी की मदद करने वाले फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन पुलिस का मानना है कि 4 दिन की फरारी में उसकी कई लोगों ने मदद की होगी, जिसका पता पुलिस लगाएगी। आखिर फरारी के दौरान किसने त्यागी को शरण दी थी, किसने उसकी भागने में मदद की, जल्द सारे राज खुलेंगे। नोएडा से दीपक दुबे और राहुल प्रकाश के साथ विमल कौशिक, मेरठ, न्यूज़ 24। तो नोएडा का ये गालीबाज नेता हिस्ट्री शीटर भी निकला, जिसका अपराधों से पुराना नाता है। श्रीकांत त्यागी का जो इतिहास न्यूज़ 24 के हाथ लगा है, उसने श्रीकांत का पूरा बही खाता खोल कर रख दिया है। श्रीकांत पर पहले भी रंगदारी और गुंडा एक्ट लग चुका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और जानिए कि क्या है श्रीकांत त्यागी की पूरी क्राइम कुंडली। हिस्ट्री शीटर निकला गालीबाज नेता, न्यूज़ 24 के पास है पूरा लेखा जोखा। विकास दुबे बन गया ये अब। अपराध से रहा है पुराना नाता, गालीबाज नेता का देखो बही खाता। तुम मारे क्या? चल त्यागी का मिला आपराधिक इतिहास, रंगदारी और गुंडा एक्ट से शुरुआत। त्यागी की क्राइम कुंडली खुली। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के गुनाहों का काला चिट्ठा खुल गया है। न्यूज़ 24 पर आज आप देखेंगे गालीबाज नेता का वो बही खाता जिसमें उसका पूरा लेखा जोखा लिखा है। साथ ही श्रीकांत त्यागी की वो क्राइम कुंडली भी खोलेंगे जिसमें उसके कई छोटे से लेकर बड़े अपराध दर्ज हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस गालीबाज नेता पर 15 साल पहले ही गुंडा एक्ट लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये अब तक आजाद घूम रहा था। तस्वीर यही थी कि जिस तरीके का काला चिट्ठा
उस श्रीकांत त्यागी का था, उसको खंगालने में पुलिस लगी थी। यही वजह है कि तमाम वो फहरिस्त के साथ सामने आई है पुलिस रिकॉर्ड में, जिससे ये साफ हुआ था कि वो आपराधिक रिकॉर्ड जिस तरीके से उसका है, कहीं ना कहीं यही वजह थी कि उसको संरक्षण दे रहा था, यानी कहा जाए कि एक वर्चस्व वीआईपी कल्चर में जीने की कोशिश कर रहा था और लोगों को जिस तरीके से डराता और धमकाता था, जिस तरीके की तस्वीर उस वीडियो में भी देखने को मिली थी। फिर एकाएक तस्वीर बदली जहां उसे गिरफ्तार किया और ये कहा जा सकता है कि ये उसके काले चिट्ठे की पूरी तस्वीर है। श्रीकांत त्यागी का आपराधिक इतिहास आज का नहीं, इसलिए न्यूज 24 पर आज हम उसकी पूरी क्राइम कुंडली खोलेंगे। नोएडा के गालीबाज नेता के कारनामे एक के बाद एक आपके सामने रखेंगे। बताएंगे कि कैसे श्रीकांत त्यागी अपनी दौलत के दम पर रसूख बनाकर कानून से खिलवाड़ कर रहा था। श्रीकांत अपना रुतबा दिखाने के लिए गाड़ियों के काफिले के साथ निकलता था। 1 दर्जन बाउंसर भी उसके साथ चलते थे और पूरा भौकाल बनाकर वो दबंगई करता था। ठोस दिखाना उसकी आदत बन चुकी थी। दौलत का नशा उस पर चढ़ता जा रहा था और इसकी गुंडाई भी बढ़ती जा रही थी। सर क्या वो आने के बाद भी एक डर है सोसाइटी में, आएगा फिर से बखेड़ा खड़ा कर सकता है? तो रहेगा ही ना डर। अब 3 साल से जो डर था तो वो डर तो रहेगा ही, जब तक यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि ये हमारे साथ क्या होने, उनके साथ क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रही है हमारी सुरक्षा के लिए, वो उसके लिए तो डर रहेगा। वो डर कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे को ये नहीं आश्वासन मिलता अथॉरिटी से, पुलिस से, मैनेजमेंट से कि हम कैसे यहाँ पे चैन से रह सकते हैं। डर इस बात का है कि भैया वो उसको हथियार रखता है, वो हमें भी गवर्नमेंट पुलिस यदि वो कहेगी त्यागी अंदर आएगा तो हमें भी पिस्टल चाहिए, गन्स चाहिए, लेडीज को पूरे वेपन्स चाहिए तैयारी के साथ, हम मुकाबला कर सकें। पहले तो उसकी नो एंट्री होनी चाहिए, मकान को सील किया जाना चाहिए। श्रीकांत त्यागी ने नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक गैर कानूनी संपत्ति खड़ी की। ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में रहने वाले लोगों का दावा है कि श्रीकांत त्यागी अपनी ऊंची पहुंच होने का डर दिखाया करता था। वो जब सोसाइटी में चलता था तो तेज रफ्तार से अपनी हानक दिखाता था, न तो बच्चों को कुछ समझाता था, न ही बुजुर्गों का मान रखता था। कहा तो यह भी जाता है कि लंगड़ा त्यागी बड़े नेताओं की फोटो दिखाकर पूरी सोसाइटी में गुंडागर्दी करता था। यहाँ तक कि स्टाफ के लोगों से पहले भी बदतमीजी कर चुका है। जिस तरीके की तस्वीरें एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वो काफ़ी हैरान कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जब भी वो अपनी सोसाइटी में आता था तो हूटर बचाते हुए आता था। वीआईपी गाड़ी जिस तरीके से जो तमाम गाड़ियां मिली हैं वो अपने ही एक कहा जाता है कि जिस तरीके से अपने एक रॉब में आता था और अपनी गाड़ी से सीधा अपने बेसमेंट की पार्किंग में चला जाता था। क्योंकि ये जो एंट्री है ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी की है। सर आप लोग यहाँ सिक्योरिटी देखते हैं और ये बताइए कि जब यहाँ श्रीकांत त्यागी आता था तो कैसे आता था? उधर जाइए प्लीज। नहीं, ये पूछ रहा हूँ कैसे आता था वो, गाड़ी से आते थे? अरे सर उधर जाइए प्लीज। ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में ही नहीं, भंगेल इलाके में भी श्रीकांत त्यागी ने अपनी दबंगई की दुकान खोल रखी थी। 60 से ज्यादा दुकानें, एक धर्मकाटा, एक आलिशान बंगला और तमाम प्रॉपर्टी उसने बना रखी थी। इस वक्त हम नोएडा के भंगेल मार्केट में मौजूद हैं। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आसपास आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी इस भंगेल मार्केट में है। ये पूरा जो आप बंगलो देख रहे हैं, इसमें श्रीकांत त्यागी के गनर रहते थे, धर्मकाटा भी है। ये सामने का जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये तमाम जो शॉप्स आपको आसपास के पूरे हिस्से में नज़र आ जाएंगी। अधिकतर जो दुकानें हैं, जैसा कि यहाँ के जो रेंट वाले हैं उनका कहना है कि 60 से 70 उसकी दुकानें हैं। पुश्तैनी उसकी ज़मीन है और यहाँ से आपको बता दें जानकारी जो मिल रही है कि लाखों रुपए उसे रेंट के रूप में मिलता है। बताया जाता है कि भंगेल अथॉरिटी ने जब उसकी जमीन का अधिग्रहण किया तो उसे करोड़ों का मुआवजा मिला था। इसी मुआवजे की कुछ रकम से उसने नोएडा की ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में फ्लैट खरीदा और फिर महंगी गाड़ियां भी ले ली। श्रीकांत त्यागी की पहुंच कितनी ऊंची थी उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उसने उत्तराखंड में सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का ठेका ले रखा था। इसके अलावा ठेके और पट्टे का भी काम बताया जाता है।
इस तरह से अपना दबदबा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता था, अपने जो इर्द गिर्द बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड के साथ लोगों को डराए धमकाए, दबा के रखे, सोसाइटी के लोग चुप रहें, उसकी बातों पर रिएक्ट ना करें। हाँ, शायद दबदबा तो था क्योंकि सारे ओमेक्स सिटी मतलब ओमेक्सियन जितने भी थे वो सभी लोग डरते थे उससे और घबराते भी थे। हमने देखा है कि लोग डरते थे उससे, भयभीत रहते थे कि वो आया हुआ है, बाउंसर्स आए हुए हैं, पुलिस वाले उसके साथ रहते थे, तो बीजेपी का नेता आ गया, ऐसा कुछ सब लोग सोचते थे। जब घूमता भी था यहाँ पे सोसाइटी में शाम में सुबह कभी भी, तो क्या आपने बाउंसर के साथ घूमता, गनमैन के साथ? बाउंसर के साथ घूमता था, गनमैन उसके साथ रहते थे, उसकी गाड़ी में उसके साथ ही चलते थे। तो हम लोग सोचते थे शायद वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं, पर उसने खुद हायर किए हुए थे। सन 2011 से इसके पास पुलिस सिक्योरिटी तो थी, क्योंकि आती थी हमेशा, जब भी गाड़ियाँ आती थी तो एक पुलिस सिक्योरिटी गाड़ी जरूर आती थी इसके साथ। गुंडागर्दी दबंगई करने वाले श्रीकांत त्यागी का गैर कानूनी काम के साथ अब उसकी क्राइम कुंडली भी खुलती जा रही है। श्रीकांत त्यागी का महिला से गाली गलौज करने से पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। नोएडा के अलग अलग थानों में त्यागी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। 9 केस श्रीकांत के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें छेड़खानी, मारपीट, हत्या की कोशिश और गुंडागर्दी के मामले दर्ज हैं। श्रीकांत त्यागी के पैतृक गांव गाजियाबाद के सिहानी में भी पुलिस दबिश देकर उसकी तलाश कर रही थी, जिससे परिवार के लोग भी परेशान थे। जब चला जाना चाहिए, अब तो पुलिस छोड़ देगी ना, उसे मारेगी। हाँ, देर बाद अगर गलत करा है, विकास दुबे बन गया ये अब। हाँ, हाँ, ये अब विकास दुबे समझो दूसरा। पुलिस की जब नौकरी जाएगी, हाँ, पुलिस क्यों छोड़ेगी? हाँ। श्रीकांत के खिलाफ पहला मामला साल 2007 में दर्ज हुआ। त्यागी पर पहला केस 2007 में एक्सटॉर्शन का दर्ज हुआ था। उसके बाद दूसरा केस 2007 में ही गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। उसके बाद दूसरा केस 2007 में ही गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। तीसरा केस 2008 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। श्रीकांत त्यागी पर 15 साल में 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा साल 2007 में नोएडा के फेज 2 थाने में आईपीसी की धारा 387 के तहत दर्ज हुआ था। दूसरा मुकदमा 2007 में ही गुंडा एक्ट 3/4 के तहत दर्ज किया गया था। वहीं तीसरा केस साल 2008 में नोएडा के सेक्टर 39 में 5 धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। मामला यही नहीं थमा। चौथा केस अगले साल यानी 2009 में आईपीसी की धारा 147, 336, 427, 504 के तहत केस हुआ, जबकि पांचवा केस इसी साल आईपीसी की धारा 147, 148, 336, 341, 427 के तहत दर्ज किया गया। छठा केस साल 2015 में आईपीसी की धारा 147, 315 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ। सातवां मुकदमा 2 साल पहले यानी 2020 में नोएडा के फेज 2 थाने में 4 धाराओं के तहत दर्ज किया गया। इसके बाद 8वां और 9वां केस 2022 में ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी मामले में नोएडा फेज 2 थाने में दर्ज है। श्रीकांत त्यागी पर पहला मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ था। 387 धारा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 2007 में भी दूसरा जो मुकदमा उस पर दर्ज हुआ था वो गुंडा अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। इसके बाद वो रुका नहीं। 2008 की बात करें तो 2008 में एक बार फिर सेक्टर नोएडा 39 पर उस पर जो धाराएं दर्ज लगी थी वो 323, 325, 506, 427 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज था। इसके आगे भी अगर हम 5वां और चौथा मुकदमा बात करें 2009 में फिर दर्ज हुआ था, जो कि धारा 147, 326, 427, 504 इन तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद अगर हम 5वें मुकदमे की बात करें जो कि 2009 में ही फेज 2 थाने में था, जो 336, 341, 427 के तहत ये धाराएं थी। और अगर बात की जाए कि 2015 में भी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां धाराएं बदली नहीं, ये कहा जाए कि वो लगातार जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता था, ये माना जा रहा था कि 2015, 2020 में तमाम धाराओं के तहत जितनी धाराएं उस पर लगी थी, कहीं ना कहीं वो कहा जा सकता है कि
जिस तरीके का उसका स्वभाव था, जिस तरीके का वो रौब दिखाता था, जिस तरीके से वो उस कल्चर में रहता था, यही ताज़ा मामला ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का था, जहां मामले दर्ज हुए, गैंगस्टर एक्ट लगा। कहा जाए तस्वीर बिल्कुल बदली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्वीर ये कहा जाता है कि उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो तभी सामने आया जब उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा, एनक्रोचमेंट हुई, तमाम तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से महिला से बदसलूकी करने के बाद एक नेता फरार हो जाता है, जहाँ उसको कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। कई तस्वीरें आती हैं, राजनीतिक मुद्दा बनता है, लेकिन तस्वीर यही थी कि कहीं ना कहीं अपराधी था, फरार था, गिरफ्तार हुआ। और ये कहा जाए कि जो श्रीकांत त्यागी था, ये 15 सालों से जो उसके काले चिट्ठे की, ये वो सारी तस्वीरें सामने थी। श्रीकांत त्यागी ने न कभी अपने ऊपर हुए मामलों की परवाह की, न कभी पुलिस का खौफ खाया, बल्कि वो बेखौफ होकर हर बार कानून की आंखों में धूल झोंकता चला गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया। लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया। और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी का नाम लखनऊ के गोमती नगर में 24 फरवरी 2020 को उस वक्त चर्चा में आया था जब श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी और उसकी पत्नी के बीच मारपीट भी हुई थी। मामला थाने तक पहुंचा और त्यागी की पत्नी ने उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। उसके बाद श्रीकांत की गर्लफ्रेंड ने भी उस पर एक क्रॉस FIR दर्ज करवाई। देखिए, उस पूरे प्रकरण में एक हाई लेवल इंक्वायरी गवर्नमेंट लेवल पर हो रही है और 2020 के बाद से, जनवरी 2020 के बाद से कोई भी इसके पास सुरक्षा नहीं है। अब वो किन कारणों से, किस असेसमेंट से दिए गए, उस सब का अध्ययन और इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर हो रही है। इस विवाद के सामने आते ही मार्च 2020 में गाजियाबाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा में लगाए गनर वापस ले लिए थे। बताया जा रहा है कि श्रीकांत पर उसकी पत्नी ने हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज कराया था। इसके अलावा श्रीकांत पर गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास का भी आरोप है। गालीबाज श्रीकांत की जिंदगी के दामन पर कई दाग लगे हैं। ये अलग बात है कि पत्नी ने इन सबको भुलाते हुए सुलह कर ली और फिर नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में साथ रहने लगे। लेकिन इसके बाद भी श्रीकांत त्यागी का स्वभाव नहीं बदला।